23 नवंबर 1948 के दिन संविधान सभा ने, जो संविधान बनाने के लिए बैठ रही थी, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस शुरू की। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग ने यूसीसी का विरोध किया। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अत्याचार होगा, जैसे आज ओवैसी कह रहे हैं। सरकार को किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ में दखल देने का अधिकार नहीं है, ये गिनाने लगे। मुस्लिम सदस्यों ने कहा कि जब अंग्रेजों ने पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया तो आजाद भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ नहीं किया था, लेकिन आजाद भारत में हो रहा था ना। लेकिन नहीं, तब अंग्रेज याद आ गए। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों के इस बयान पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिनकी फोटो आपने देखा होगा शाहीन बाग में लगाई गई थी, जिनकी फोटो अंबेडकर साहब, ओवैसी साहब कहते नहीं थकते, उन्होंने क्या कहा था आपको सुनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा था कि 1935 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कोई शरिया नहीं था, वहां के लोग हिंदू कानूनों का ही पालन करते थे। यह अंबेडकर बता रहे थे वहां संविधान सभा में। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने वहां के मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू किया था। यानी पहले हिंदू कानून चल रहा था, सब एक जैसा हिसाब चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने लागू कर दिया वहां पर, तो अब सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह मुस्लिम में पर्सनल लॉ चाहिए। इसी बहस के दौरान संविधान सभा के सदस्य केएम मुंशी ने कहा कि हिंदुओं में भी अलग अलग धार्मिक कानून है, क्या सभी हिंदू अपने अलग अलग कानून बना लें? यह सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, इसका असर बहुसंख्यकों पर भी पड़ेगा। हमें पर्सनल लॉ से ऊपर उठकर सोचना होगा। हिंदुओं ने तो सोच लिया, कानून बन गया, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुपाया। बाबा साहब अंबेडकर तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में, लेकिन दूसरे कई नेता इसका विरोध कर रहे थे। इसी की वजह से समान नागरिक संहिता को संविधान में सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया। संविधान सभा में बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के आर्टिकल 44 में शामिल किया गया। अब दाहिनी जेब से संविधान वाला निकालिए, जो मैंने कहा था रख लीजिए, क्योंकि हर बात पे संविधान करते हैं। आर्टिकल 44 क्या आपको पता है? उसमें यूसीसी किस रूप में आता है सुनिए। संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर शामिल किया गया। मतलब संविधान में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब संविधान नहीं दिखता, अब संविधान की बातें नहीं दिखती, वरना हर बात पे संविधान लहरा देने वाले लोग हैं ये। संविधान सभा में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हुई थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सबकी सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन ये मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट थे, जरूरी थे कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए इन मुद्दों को संविधान में एक स्पेशल लिस्ट बनाकर डाल दिया गया और यह तय किया गया कि आने वाले समय में देश की संसद इन मुद्दों पर फिर से चर्चा करके इन्हें लागू करेगी। इसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। कि ये लिस्ट बना दी कि इस पर बाद में कर लीजिएगा, ये जरूरी चीज है, छोड़ मत दीजिएगा। ये नीति निर्देशक तत्व है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक सब्जेक्ट शामिल हैं। यानी इन विषयों पर सरकार सुझाव या चर्चा के बाद कानून बना सकती है। लेकिन 70 साल से ज्यादा हो गए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इसी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, उसके बारे में जो संविधान में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास सरकार करेगी, वो 70 साल में नहीं हो पाया। और कैसे होता? अगर लागू कर देते तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे होता? मुसलमान नहीं पढ़ेगा, चलेगा। मुसलमान की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, चलेगा। मुसलमान गरीब रह जाएगा, चलेगा। लेकिन मुसलमान वोट नहीं देगा, ये नहीं चलेगा बॉस। और इसीलिए 70 साल में किसी ने मुसलमान को नहीं समझाया कि तुम्हारा फायदा भी इसी में, मुस्लिम बेटियों का फायदा इसमें। आजादी के वक्त अपनी अपनी राजनीति की वजह से समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकी। उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत के नेताओं में दो सोच चल रही थी।
एक सोच अंबेडकर वाली थी कि ये पर्सनल लॉ को एक बार में हटाइए, ना हिंदू का पर्सनल लॉ चलेगा, ना मुसलमान का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, सबके लिए समान कानून हो। ये अंबेडकर चाहते थे, उनके साथ कुछ और लोग। दूसरी सोच नेहरू वाली थी, जिन्हें यह लगता था कि उस वक्त के माहौल में मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं देना चाहिए। नेहरू का मानना था कि संविधान में इस तरह के प्रावधान करने चाहिए कि मुसलमानों में सुरक्षा की भावना पैदा हो। क्यों बॉस? सब बराबरी में लाने पर, सबको बराबरी में रखने पर मुसलमान क्यों असुरक्षित महसूस करेगा? यही तो भावना खत्म करनी थी। लेकिन नेहरू साहब वहां भी घुस गए और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं दिया गया। जबकि आजादी के तुरंत बाद हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी इस बात से एतराज था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों बनाए जा रहे हैं भाई। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको था एतराज कि बनाना है तो सबके लिए बनाओ, हिंदुओं के लिए अलग से क्यों बन रहा है। जब 1948 में हिंदू कोड बिल के मसौदे पर चर्चा हुई तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह जल्दबाजी की जा रही है, देश इससे सहमत नहीं है। जरूरत रजामंदी की है और जरूरत ऐसी विधायिका की भी है जो लोगों की इस मामले में उम्मीदों का सही प्रतिनिधित्व करती हो। अगर मौजूदा कानून अपर्याप्त और आपत्तिजनक है तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू की जाती? सिर्फ एक समुदाय को ही कानूनी दखलंदाजी के लिए क्यों चुना गया? यह राष्ट्रपति उस वक्त के राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं पर क्यों कानून लागू करते हो, सब पे करो अगर गलत है तो। लेकिन हिंदू कोड बिल पर नेहरू ने सख्त रवैया अपना लिया। उन्होंने बिल पास करने को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि कैसे नहीं होगा, भले ही इसके लिए सभी आपत्तियों को किनारे क्यों ना रखना पड़े। इसके बाद साल सितंबर 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हुए फिर से हिंदू कोड बिल का विरोध किया और लिखा कि अगर जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी समुदाय इसके लाभ से क्यों वंचित रहे? वो बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर भी परखेंगे। भाई उनका सिंपल लॉजिक था, अगर अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, इससे हिंदू का फायदा होगा तो मुसलमान को क्यों छोड़ रहे हैं? मुसलमान को भी दीजिए ना फायदा। वो कह रहे थे नेहरू साहब से। नेहरू ने उसी दिन जवाब दिया, लिखे कि आपने बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर परखने की जो बात कही है वो गंभीर मुद्दा है। इससे राष्ट्रपति और सरकार व संसद के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। संसद द्वारा पास बिल के खिलाफ जाने का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। मतलब वो राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उसको सुनने को तैयार नहीं थे, कह रहे हैं अरे भैया इससे तो विवाद खड़ा हो जाएगा, आपके पास अधिकार ही नहीं है। डॉक्टर प्रसाद ने इस पर नेहरू को जवाबी पत्र लिखा, संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियां गिनाई, साथ ही यह भी कहा कि वो मामले में टकराव की स्थिति नहीं लाना चाहते। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि हिंदू मुसलमान न हो, लेकिन हिंदू मुसलमान तब भी कौन कर रहा था, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहां पर आपको यह भी बताता हूं कि दुनिया के कई देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।